नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। लोकतंत्र का पर्व आ चुका है। इन आम चुनाव के अंदर अब सब नई सरकार चुनने या पुरानी सरकार को बहाल करने के लिए वोट देंगे और सभी सियासी दलों की नजर इस बार नौजवान वोटर्स पर होगी, क्योंकि ये नौजवान वोटर्स किसी भी पार्टी की किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। प्रदेश के अंदर इस बार जो नए वोटर्स हैं, यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स, उनकी तादाद 56,08,672 नए वोटर इस मतदान के अंदर मत करेंगे। इसके अलावा अगर ओवरऑल जनसंख्या की बात की जाए, राजस्थान के अंदर जिन वोटर्स की बात की जाए, वो 4,86,03,329 कुल मतदाता हैं। इनमें 2,53,86,133 पुरुष हैं। इसके अलावा 2,32,16,965 महिला वोटर्स हैं। 1,24,100 सर्विस वोटर हैं और नए मतदाता, जैसा कि मैंने आपको बताया, 56,08,672। और ये जो 56 लाख वोटर्स हैं, लगभग आधा करोड़ से ज्यादा, इन पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर रहेगी, क्योंकि यही वोटर्स इस बार तय करेंगे किसी भी सियासी दल, किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत। और आज जनमंच में बात होगी इन्हीं फर्स्ट टाइम वोटर, नौजवान वोटर्स पर, क्योंकि इस देश के अंदर नौजवान जो वोटर्स हैं वो काफी कुछ बदलने की ताकत रखते हैं, ना केवल राजनीति को बल्कि देश के भविष्य को भी। सबसे पहले जो अमित गोयल, मैं आपके पास आता हूं और मेरा सवाल आपसे सीधे तौर पर यह है कि ये जो 56 लाख मतदाता इस बार नए जुड़े हैं, इनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? ये जब आपको क्या लगता है कि ये इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां ये चाहेंगी कि ये 56 लाख मतदाता जो है वो उनकी झोली में आए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो नव मतदाता है या जो स्टूडेंट है वो क्या चाहता है और क्या सोच के वोट करेगा। तो मैं समझता हूँ 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो नव मतदाता के या छात्र के मूड में, दिमाग में रहती हैं। पहली चीज़ है बेहतर शिक्षा। दूसरा विषय होता है रोजगार का अवसर। तीसरा विषय होता है सुरक्षा। अब सुरक्षा, अगर छात्राएं हैं तो महिला सुरक्षा भी हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी हो सकता है, आंतरिक सुरक्षा भी हो सकता है। और चौथा है डेवलपमेंट। ये 4 विषय मैं समझता हूँ मोटे मोटे तौर पे एक छात्र के दिमाग में रहते हैं। और पिछले 5 साल 2014 से 2019 की हमारी सरकार की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 21 नई IIT और IIIT ये बनाने की और काम शुरू किया है और लगभग काफ़ी कुछ बन चुकी हैं और 2021 तक सभी का काम कंप्लीशन पे है। 2021 तक सभी शुरू हो जाएंगी। अगर हम बात करें IIM की, 7 नए IIM बन रहे हैं। अगर हम बात करें एम्स की तो 12 नए एम्स बन रहे हैं। NIT की बात करें, एक NIT बनी है। 130 नए केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं। 62 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रदान किया गया है जिससे वो अपनी आजीविका कमा सकें। अगर बात की जाए, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। कुल मिला के हमारा फोकस, अगर बात की जाए, तो बेहतर शिक्षा हो और बेहतर अवसर छात्रों को मिल सके, क्योंकि सीटें अगर होंगी तभी अवसर मिलेगा उनको। वो आपकी सरकार इसके अलावा ने दिए हैं। मैं आपको बताऊं, इसके अलावा अब दूसरा विषय आता है रोजगार का विषय, जिसको लेके बार बार बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हमारे पर बहुत सारे आरोप लगा रही हैं। आसिफ भाई, बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात है कि पूरे अगर देश की बात की जाए तो पूरे देश में लगभग 4 करोड़ के लगभग सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सेना, 4 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं है पूरे देश में। और देश की जनसंख्या है 135 करोड़। तो क्या 131 करोड़ लोग जो देश के अंदर बाकी हैं वो क्या कर रहे हैं? तो मैं मानता हूँ अगर 4 करोड़ लोग सरकारी नौकरियों में हैं तो 40 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। बहुत से लोग हो रहे हैं व्यापार का काम भी कर रहे हैं। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ कि रोजगार के मापदंड को सरकारी नौकरी से न जोड़ के स्वरोजगार से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर लगभग 10 लाख करोड़ के लोन बांटे हैं 17 लाख करोड़ युवाओं को। देवेंद्र सर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। देवेंद्र, आपने सुना अमित जी को, इनका ये कहना है कि केवल सरकारी रोजगार पे ना ध्यान देकर स्वरोजगार के भी बहुत से जो है वो साधन उपलब्ध करवाए गए हैं और इनकी नीतियां ऐसी रही है कि ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ये किसी न किसी तरीके से इनके साथ जुड़ेगा। देखिए, ये बात अगर ये 2014 के अपने मैनिफेस्टो में कह देते तो इनको उसी वक्त पता लग जाता है कि ये कितना स्वरोजगार दिलवाएंगे, कितनी सरकारी नौकरियां दिलवाएंगे। खैर, मैं तो सीधी सीधी आंकड़ों की बात करना चाहूँगा और साथ ही इसमें छिपा हुआ प्रश्न भी मेरा पूछना चाहूँगा कि क्यों फिर आप जॉब से
रोजगार से जुड़े हुए आंकड़ों को सार्वजनिक होने में आप लोग क्यों रोक रहे हो? एनएसएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर ने रिजाइन किया, उसके बाद लेबर ब्यूरो के आंकड़े आ गए, डिमोनेटाइजेशन के बाद में 2 करोड़ नौकरियां, ये पूरे विश्व स्तर पे इसकी आलोचना हुई है कि 2 करोड़ लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। अब अभी खैर इतिहास को भी छोड़िए, वर्तमान में अभी इनका मैनिफेस्टो आया है, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात करूंगा, उसके अंदर जहां पुराने मैनिफेस्टो में कम से कम 20 बार जॉब्स शब्द जो है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, अभी वो शायद 2 से 4 बार पे रह गया। क्या ये चीज़ आप पहले बोलते ना, जो आज आप बोल रहे हो स्वरोजगार, ऊपर से ये बोल रहे पकौड़ोनॉमिक्स, पकौड़े की दुकान खोल लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे भाई, इस देश को तरक्की करानी है, तरक्की के लिए युवा चाहता है, उसके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो, एक वाइट कॉलर जॉब हो, उसको देने में आप नाकाम रहे हो, तो आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। आप साफ बोलिए ना कि हम लोगों से नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने भी तो अपने पूरी प्लानिंग से एक अपने इसके अंदर घोषणा पत्र में ये चीज़ बताई है कि किस तरह से हम लोग रोजगार देंगे, कहाँ हम लोग पंचायत स्तर के ऊपर सेवा मित्रों की जॉब देंगे, किस तरह से हम नरेगा की तरह बेरोजगारों के लिए एक प्रोग्राम चलाएंगे। 2 बड़े प्रोग्राम चलाने की बात कही है। और कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी इसलिए भी बनती है क्योंकि इससे पहले 2005 में राष्ट्रव्यापी नरेगा, जिसमें करोड़ों किसानों को रोजगार मिला, उसकी गारंटी दी गई, उस हिसाब से अगर ये लोग काम करते तो आज इतनी बुरी। राजस्थान प्रदेश में एक और बात कहना चाहूँगा मैं, परिकाष्ठा की बात है, अलवर के अंदर इनके शासनकाल के अंदर 4 युवाओं ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो एक अपने आप में परिकाष्ठा ठीक है। देवेंद्र हमारे साथ एक आम आदमी पार्टी से भी देवेंद्र आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुना। आम आदमी पार्टी भी कई सीटों से अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है और ये जो 56 लाख नए मतदाता जुड़े हैं, क्या इनके लिए आपकी सोच होगी, कैसे ये आपके साथ जुड़े, कैसे आप इनको अपने साथ लेकर आएंगे? देखिए आसिफ भाई, 2 चीज़ें हैं। एक तो चुनावी साल है तो वादे सभी कर रहे हैं, कांग्रेस अपने वादे करिए, भाजपा अपने वादे करिए, लेकिन अगर इन वादों की हकीकत अगर आपको इनकी जाननी हो तो थोड़ी सी नज़र इनके सत्ता और संगठन पे डाल लीजिए। आज कांग्रेस का चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे भाजपा का प्रदेश नेतृत्व हो, या पिछले 3 मंत्रिमंडल और 3 सरकारें हो, 2008 की सरकार में जो मंत्रिमंडल था उसकी जो औसत आयु थी वो 59 साल थी, 59। 2013 में जो मंत्रिमंडल था उसकी आयु 1 साल और बढ़ा दी, वो 60 पहुंच गई, और अब की बार जो है उसकी भी 55 साल है। तो जिस प्रदेश में 54% जो यूथ वोटर जो बिलो 40 ईयर्स है, उसकी सोच वो नेता कैसे समझेंगे जो 55 साल से ज़्यादा के वहाँ पे अभी बैठे हैं। तो युवाओं की सोच तो युवा ही समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी युवाओं को युवा नेतृत्व दे रही है, यही एक हमारी सबसे बड़ी एक हम जो सोच लेके चल रहे हैं। हमारा दिल्ली मंत्रिमंडल जो है उसकी औसत आयु जो है वो 40 साल के आसपास है। ये हमने एक उदाहरण पेश किया है कि जब युवा आगे आएंगे तो ही वो युवा को समझ पाएंगे। एक और बात जो मैं छोटी सी आपको बताना चाहूँगा, कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं और बनाई जाती हैं, अच्छा खासा बजट होता है। एक उदाहरण के लिए कोचिंग की एक अच्छी खासी एक योजना राजस्थान में चलाई गई हमारी पूर्व सरकार के द्वारा, जिसमें जो हमारे SC ST और जो ये जो भाई थे इनके लिए व्यवस्था की गई कि इनको अच्छी कोचिंगों में पढ़ाया जाएगा। हकीकत क्या हुई उस योजना की समझिए आप लोग, कि जब बजट देने की बात आई तो उन्होंने बजट बहुत कम कर दिया। नतीजा क्या हुआ, जो बड़ी जो कोचिंगें थी वो पीछे हट गई। वो बोले कि हम लोग तो इतने बजट में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, और जो बच्चे थे वो मजबूरन फिर से उन कोचिंगों में गए ही नहीं। करीब 50% ड्रॉप आउट हुआ है इसी साल उन कोचिंगों की हकीकत का। एक और जब रोजगार की जब बात हो रही है, रोजगार पे भी एक छोटी सी जो बात हम समझें कि रोजगार की जो बात है वो देखी जाए तो देखो, मोदी जी ने खुद ने कहा कि हमने तो कहा नहीं था हमें 2 करोड़ दो, उन्होंने कहा हम 2 करोड़ देंगे। जब बात आई 2 करोड़ रोजगार की तो हकीकत समझिए नौकरी निकली और वो अटक गई। राजस्थान में भी नौकरियां निकाली गई और अटका दी गई। ठीक है, इसका जवाब सबकी सब नौकरियां अभी भी अधूरी पड़ी हुई हैं, इस पे भी जवाब दें। ठीक है देवेंद्र, मैं लौटूंगा। अब उन युवाओं से भी समझने की कोशिश करते हैं जो इस समय इस चुनाव के अंदर पहली बार वोट डालने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रतिक्रिया थी ये राजनीतिक प्रतिक्रिया थी अलग अलग दलों की कि वो नौजवानों को अपने साथ कैसे जोड़ते हैं। आप इस बार पहली बार वोट करने जाएंगे? राजेंद्र चौधरी, ये बताओ कि जब आप पहली बार मतदान करने जाओगे तो जिस राजनीतिक दल को आप मतदान करोगे तो आपकी अपेक्षाएं क्या होंगी, एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, क्या सोचकर आप वोट करेंगे? जी सर, हमारी अपेक्षाएं यही है कि हमारे लिए रोजगार के अवसर अधिक से अधिक हो, और हम उसी सरकार को वोट देना चाहेंगे जो हमारे लिए रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करे। युवाओं में अभी भी प्रायोरिटी के ऊपर, प्राथमिकता के ऊपर रोजगार है। आप भी वोट डालने जाएंगे फर्स्ट टाइम? इनको भी जरा सा माइक दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकारों से कि ये वादे तो खूब करते हैं, लेकिन हमें आज भी इस टाइम पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। प्राइवेट स्कूल हो चाहे प्राइवेट कोचिंग हो, वहाँ पे फीस बढ़ी हुई है, उसको कौन कम करवाएगा हमारे? ये बताइए सबसे पहले, कौन कम करवाएगा?
आज स्कूल में आप जाइए, प्राइवेट स्कूल में जाइए, कितनी फीस बढ़ चुकी है, कैसे वो पे करेंगे? एक गरीब परिवार का बच्चा कैसे उस स्कूल में पढ़ा सकता है, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कैसे ऊंचा पहुंचाएगा? इसके बारे में हमारे सरकार से पूछना चाहता हूं, जो राजस्थान में सरकार है और जो केंद्र में सरकार है बीजेपी चल रही थी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों उस पर क्यों कुछ आप ठोस कदम नहीं उठाए? दोनों जगह अलग अलग सरकार है, दोनों से पूछना चाह रहे हैं या एक दोनों से? से। ठीक है, अमित आपने सुना, लगातार जो है वो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो दोनों तरफ की पार्टियों की बात करें कि जो नौजवान नया वोटर जो जुड़ा है वो रोजगार को प्रायोरिटी पर लेकर चलेगा। आपको लगता है ठीक है? देखिए, आज की जिन परिस्थितियों में युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है और जिस प्रकार से साथी भाई ने बताया कि एक सरकार एक लिमिट से ज़्यादा रोजगार नहीं दे सकती, उसी के साथ साथ स्वरोजगार की बात अपन लोग करते हैं, तो आज जिन परिस्थितियों में पहले की तुलना में अगर आज देखा जाता है तो आज हिंदुस्तान में स्वरोजगार के क्षेत्र भी अधिक हुए हैं। दूसरा, अगर अपन बातें करते हैं एजुकेशन में, तो एजुकेशन में अपन देखिए आज से पिछले 4-5 साल पहले से एजुकेशन में काफ़ी सुधार हुआ है। जहां हम पिछले पुराना इतिहास पढ़ के उस चीज़ से बोर हो चुके थे, उनमें उन सिलेबस में भी आज का युवा ये चाहेगा कि वो सिलेबस भी चेंज होके उसके साथ साथ कुछ उनको ऐसा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट उनके साथ पढ़ाया जाए, जिससे कि वो अगर स्कूल कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो उनको खुद के रोज़गार के लिए एक सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना पड़े। मेरे हिसाब से यही लगता है कि आज के युवाओं को खुद को मजबूत होने की ज़रूरत है, किन्हीं सरकारों पे या किसी एक व्यक्ति विशेष पे उनको आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज का युवा जिस हिसाब से उनका मतदान वो देखते हैं, तो वो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पिछले कई दिनों से कुछ एक राष्ट्र के लिए बात करें या युवाओं के लिए जो अनेक प्रकार की योजनाएं लाई हैं, तो आज के युवाओं का मुझे लगता है 100% वोटिंग देश हित में, राष्ट्र हित में होगी। ठीक है, आप सहमत हैं सर? आप सहमत हैं? जिस प्रकार युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी हमारे जो देवेंद्र जी थे उन्होंने भी विषय रखा कि किस प्रकार से पकौड़ा तलने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया गया या स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब इनकी सरकार जब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में चुनाव थे तो इनकी पार्टी ने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आए और आते ही उन्होंने युवाओं से सबसे पहले क्या किया कि जो आवारा पशु है उन आवारा पशुओं को चराने के लिए युवाओं को लाए कि साहब आप इनको चराओगे तो आपको महीने का मिनिमम जो राशि है वो हम आपको देंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं युवाओं का जो मान है, सम्मान है और स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। राजस्थान के अंदर जहां युवाओं को रोजगार देने की बात थी, हमारी सरकार ने 3 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव है वो निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हैं, स्कीम के आंकड़े उठा के देखिए, 26,000 लोगों को आपने यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट में दिया और कितने को आप लोगों ने सुनने की आदत डाली है, पैसा उसमें करप्शन में आपने दे दिया है। आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, आप सुनने की आंकड़ों आदत पे बात डालिए, कीजिए, आप आंकड़ों पे बात नहीं आदत करते। डालिए। कांग्रेस पार्टी के बयानबाजी से प्रदेश कुछ के नहीं होगा। महासचिव वो आंकड़े निर्वाचन बताइए आयोग में जाते हैं आप 5 और साल में 3 निर्वाचन लाख, आयोग में जाकर के निर्वाचन मुझे आयोग आप को पत्र बताइए लिखते किस हैं डिपार्टमेंट में और आपने 3 लाख 26,000 जॉब दे दी है? शिक्षकों की नियुक्ति को सारी कोर्ट में छुटवाने के लिए क्यों भेज है? रहे हैं। ठीक है। ये बड़ा शर्मनाक है। मैं कहता हूं सुनिए, आपको, सुनिए, एक तरफ दीजिए। तो कांग्रेस पार्टी युवाओं को रोजगार की बात करती है। जनमंच में चर्चा जारी रहेगी। बहुत सारे नौजवान फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जब वो वोट देने के लिए जाएंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, क्या सोच है। बात चल रही है फर्स्ट टाइम वोटर्स की। इस बार 56 लाख मतदाता प्रदेश के अंदर नए जुड़े हैं और इन 56 लाख मतदाताओं पर सभी सियासी दलों की नजर है। हर सियासी दल चाहता है कि ये 56 लाख वोट उनकी तरफ जरूर जाएं। हमारे साथ बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप जरा सा माइक पीछे कर दीजिए। आपका नाम क्या है? अशोक चौधरी। अशोक, ये बताओ कि जब आप वोट देने के लिए जाओगे इस बार निश्चित तौर पर आप वोट करेंगे, और जब आप वोट करने के लिए जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? जी देखो, मैं सबसे पहले स्टूडेंट हूँ, तो अपनी शिक्षा और रोजगार की ही जो बात करें उनके लिए मतदान करेंगे। और पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि इसमें तो मोदी सरकार विफल रही है, क्योंकि जब भी शिक्षा की बात आती है तो मोदी सरकार युवाओं को पकौड़ा तलने की बात करते हैं कि पकौड़ा तलिए, उनसे आपका हो सकता है रोजगार मिल जाएगा। तो इनसे तो, मोदी सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार जो मैनिफेस्टो आया है उसमें शिक्षा और रोजगार की तो कहीं इन्होंने बात ही नहीं की। तो हम चाहेंगे इससे भी अच्छी बेहतर सरकार हो और युवाओं का सबका भविष्य सुरक्षित हो और उनको नया अवसर, रोजगार का नया अवसर मिले। शंकर, बार बार जो है ये बात निकल कर आ रही है कि स्वरोजगार के ऊपर लोग पकोड़े की बात कर रहे हैं, और ये भी एक इन्होंने महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठाया है कि इस बार का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, जिसको आप संकल्प पत्र कहते हैं, इसके अंदर जो है वो जॉब्स को लेकर या नौकरियों को लेकर बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है।
पिछले समय में इन्होंने स्वरोजगार कौशल विकास के माध्यम से उस युवा को उस प्रकार से बनाना कि जिसका भी उसमें कौशल है उसी तरफ उसको रोजगार मिले। दूसरी तरफ ये कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार पकोड़ा करते रहते हैं। मैं इनको कहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में इनकी सरकार आई है, वैसे तो वहां से सुनिए मेरी बात, बीच में मत बोलिए, हाँ मेरी सुनिए पहले मेरी बात। इन्होंने बेल हाँकने की तो छोड़िए, बैंड बजाने की, वहां पे गायों को चराने की, ऐसी ट्रेनिंग देने का काम इन्होंने मध्य प्रदेश में किया है। दूसरी चीज ये बोलने के लायक ही नहीं है। राजस्थान में इन्होंने किसानों के क्या नौ मतदाता किसान परिवार से नहीं आता, नौ मतदाता किसान परिवार से नहीं आता। अरे उनको पढ़ाने के पैसे ही नहीं बच रहे, उनकी कर्ज माफी का आपने नाम लिया था, झूठ बोला आपने राजस्थान के किसानों को, और किसानों को झूठ बोलने के बाद में वो बेचारे गरीब आदमी जिन्होंने लोन नहीं चुकाया ये सोच के कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार उनका कर्जा माफ करेगी, कहाँ वो किसान का बच्चा कहाँ वोट डालने जाएगा इनको। दूसरी चीज इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे भैया बेरोजगारी भत्ता देंगे, पहले इन्होंने कहा कि हम शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। शिक्षित युवा होते हैं तो 30 लाख लोग बेरोजगारी भत्ते के अंतर्गत आते हैं। फिर इन्होंने लगभग 72,000 लोगों को, अरे भैया सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, इन्होंने 72,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। सर संसद में रख रहा हूँ, ये बीच में बोलेंगे तो मैं इनको बोलने ही नहीं दूंगा, इनको बोलने ही नहीं दूंगा, एक बार शब्द नहीं निकालने दूंगा मैं। जब आप बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे तो ये बीच में नहीं आए, लेकिन मेरा एक सेकंड में आपके पास मैं आपके पास बेरोजगारी भत्ता देंगे, बहुत जल्दी शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। सुनिए मेरी छोटी सी बात है, संक्षेप में शिक्षित सर, और भी बेरोजगारों लोग को हैं। बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब 30 लाख शिक्षित बेरोजगार हो रहे हैं। सचिन पायलट ने सरकार बनते ही कहा कि हमारी सरकार आते 5 लाख लोगों ने साइट पर रजिस्ट्रेशन किया है, और भैया कितनों को देने की बात कही, 72,000 को, और 72,000 में से भी एक का है कि बेरोजगारी भत्ता। तो कांग्रेस झूठ बोलने का काम नहीं करे, और जो राष्ट्र की सुरक्षा है, देशद्रोह की जो आपने वो 18 धारा, उन सब चीजों को युवा समझता है। 30 सालों का राष्ट्रीय मुद्दों पर भी युवा तैयार है, खड़ा है, उसको देश की सेना की रक्षा चाहिए। ठीक है, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, भारत युवाओं का देश है और इस लोकतंत्र के पर्व में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं स्वयं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ इस लोकतंत्र के पर्व में, और ये जानता हूँ मैं कि मैं एक युवा होने के नाते भारत में जो युवा हैं उनके लिए उनका देश पहले है, ना कि उनके लिए उनका रोजगार। उनका देश सुरक्षित रहेगा, उनका राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। देश में से आतंकवाद कैसे खत्म हो, देश में से भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, अपना देश में अपने देश का नाम विदेशों में किस तरह से ऊंचा हो, सैनिकों की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, ये देश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार बेरोजगारी भत्ते देने की बात कर रही थी, वो एक भी युवा का बेरोजगारी भत्ता नहीं आया। और देश का युवा अपने स्वाभिमान से जीना चाहता है, अपनी मेहनत से खाना चाहता है, न कि सरकारों के बेरोजगारी भत्ते पे जीना चाहता है। तो देश के युवा के लिए उसके देश सर्वोपरि है, उसका राष्ट्र सर्वोपरि है, वो अपने राष्ट्रवाद को वोट करना चाहता है। ठीक है, मैं संक्षेप में देवेन आपसे जवाब लूंगा। मेरे पीछे और भी नौजवान बैठे हैं, उनसे बात करूंगा मैं। इनका ये कहना है कि जो आपकी सरकार ने राजस्थान के अंदर बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी, उसका अभी तक जो है वो कहीं से कोई परिणाम सामने नहीं आया। इस पे संक्षेप में जवाब दीजिए, और उसके बाद में मैं दूसरे फर्स्ट टाइम वोटर के पास जाता हूँ। देखिए, बड़ी संक्षेप सी बात है, जब पिछले 5 साल के मोदी कार्यकाल में जब 6.1 की रिकॉर्ड बेरोजगारी दर पहुंच गई है, उसके बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि सबसे पहला काम जो किया जाना चाहिए वो एज एन SOS, एक तुरंत रिलीफ के लिए सबसे पहले काम जो चाहिए था वो चाहिए था जो बेरोजगार बहुत ही खराब माली हालत में हो उसको एक भत्ता दिया जाए। ये सबसे पहली चीज़ थी। वो सर्वाइव तो करे, वो कुछ दिन अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि कुछ उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सके, इसके लिए ये बात कही गई है। हमने ये नहीं कहा अंतिम है, उनको दिया गया क्या? सवाल ये, उनको दिया गया क्या? बिल्कुल, ये प्रक्रिया में जल्द आपके सामने आंकड़े जारी होंगे। शंकर गलत आपके सामने मैं ले लूंगा, आपके पास आ जाऊंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। आंकड़े आपके सामने जल्द जारी होंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसको कहकर और छिप जाए। एक सरकार बनी है, 5 वर्ष के लिए सरकार बनी है। आपके सामने बिना आंकड़ों के हमारी आदत नहीं है, तेज आवाज करके बात को दबाने की हमारी आदत नहीं है। आंकड़े जारी होंगे। अभी तक हमने जितनी बात की सिर्फ और सिर्फ आंकड़े में बात की है। इन्होंने एक भी बात हाथ पैर वाली नहीं की है, बिना आंकड़ों के। आज ये कहते हैं कि स्वरोजगार पे आ जाओ। स्वाभिमान, कौन सा स्वाभिमान? आप लेबर ब्यूरो के डेटा देखिए, आप NSSO का डेटा देखिए।
आप आप कितने ये commissions कह रहे हैं की डेटा देखी है? देवेन आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब ये आंकड़े आपके पास आ जाएंगे तो आप बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा लेकिन बिल्कुल। वो उसकी तारीख आपको नहीं पता है, नहीं, आंकड़े जारी करेंगे ना, पूरा प्रक्रिया दी इन्हें। उसकी समय अवधि है देखिए, कुछ। समय अवधि आप देखिएगा 2019 से पहले खत्म ठीक होने है, से पहले आगे पहले की पंक्ति के अंदर, आगे की एक पंक्ति- साल के अंदर ठीक है अंदर। देवेन, ठीक है, आगे की पंक्ति में, आगे की पंक्ति में। सबसे पहले तो मैं आसिफ भाई न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने प्रदेश के 56 लाख युवाओं की नब्ज टटोलने का काम आज किया है। और निश्चित तौर पर पिछले 5 साल की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, वहीं युवाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मेरे भाई, मेरे मित्र बार बार पकौड़ा तलने की बात करते हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि वो गरीब इंसान जो पकौड़ा तल के अपने जीवन यापन करता है, उसका बच्चा भी फर्स्ट टाइम वोटर हो सकता है। वो आपकी मंशा को भली भांति जानता है। इस प्रकार आप उसकी जीवन याचिका को, उसकी कमाई को मजाक नहीं बनाइए, वो भी एक रोजगार है, उसको आप एक अपना चुनावी हथगंडा ना बनाइए। आपके माननीय मुख्यमंत्री ने राजस्थान विश्वविद्यालय में मंच के माध्यम से कहा था कि 1 मार्च से हम सभी राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या हुआ? राजस्थान का युवा भली भांति जानता है महोदय। और निश्चित तौर पे इस बार लोकसभा के चुनाव में आपको ये जो प्रदेश का युवा है वो जवाब देगा। और एक बार फिर ठीक है, आगे आपके आगे, ताकि उनका वो पूरा हो जाए। देखिए, जिस प्रकार से ये 5 साल में जो सरकार ने जो काम किया है, विदेशों तक भारत की जो धाक बनी है, उसको लेकर के सभी युवा गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। तो मेरा वोट जो भारत को विदेशों में भी एक ख्याति प्राप्त हुई है, उसको लेकर के मेरा वोट फिर से मोदी सरकार को। ठीक है, आप सैनिकों के सम्मान में जो काम किया गया है, जो अभी हुआ, उसके लिए मोदी जी को वोट देना सबसे जरूरी है। सेना के उज्जवल भविष्य के लिए, संसाधनों के लिए बीजेपी मोस्ट है। मतलब आप जब वोट करने जाएंगे तो आपकी जो नजरिया है वो रोजगार बाद में रहेगा, राष्ट्र सुरक्षा पहले प्राथमिकता पे रहेगी। आपके पीछे भी हैं कुछ और नौजवान, माइक जरा सा पीछे करिए। मैं अनवर हुसैन हूँ, फर्स्ट टाइम वोट देना चाह रहा हूँ। मैं राष्ट्र को जो सबसे ज़्यादा, हमारे राष्ट्र को सबसे ऊपर ले जाने वाली जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, मानता हूँ, सब मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ कि मैं युवा हूँ। और मोदी जी हमारे युवाओं की बात भी रखते हैं, और हमारे देश को सबसे आगे ले जाने वाले भी मोदी जी हैं। तो मैं कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो बात करते हैं तो मैं उस पार्टी को चुनने को तैयार हूं, और मैं तैयार भी हूं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, आगे आप भी खड़े हो जाइए बॉस। जब वोट करने के लिए जाएंगे तो रोजगार को ध्यान में रखेंगे, शिक्षा को ध्यान में रखेंगे, विकास को ध्यान में रखेंगे, या राष्ट्र सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो भी फर्स्ट टाइम वोटर मौजूद है, सबका नजरिया अलग अलग है। युवाओं के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, और युवाओं की रोजगार और शिक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण जरूरत है। इसके लिए कैंपेन भी चला जा रहा है, नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट, और हमारे लिए राष्ट्र फर्स्ट, देश पहले है। और कांग्रेस पार्टी और ये दूसरी पार्टियां देश को तोड़ने का काम कर रही है। जैसे कि उन्होंने मैनिफेस्टो में भी 35 या 370 को नहीं हटाने की बात की है। उसके अलावा इन्होंने राजद्रोह केस भी वापस लेने की बात की है। इस तरह की इन्होंने मैनिफेस्टो में ऐसी चीज़ों को डाला है, देश को तोड़ने जैसी बातें कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी को हम समर्थन नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र हित में बात कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की विश्व में पहचान बना रहे हैं। तो हम, हमारा वोट राष्ट्र हित में नरेंद्र मोदी जी को। आगे देखिए, हम तो युवा हैं और हमें चाहिए बदलाव। जो बदलाव मोदी जी ने 5 साल में किया है, वो तथाकथित पार्टी 70 साल में नहीं कर सकी। जब आपने फर्स्ट टाइम वोट डाला था, तब आप की सोच क्या थी, और अब आप जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? आप पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं या उसके 5 साल का जो पूरा कार्यकाल है वो देखते हैं? जो देश में सिस्टम चल रहा है, या इन पार्टियों ने जो हमारी मानसिकता बना दी है, वो जो हमें सुचवाना चाहती है, हम वही सोचते हैं। इसीलिए जैसे मैनिफेस्टो वगैरह है, ये हालांकि इनका इतना प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जाति और धर्म इस देश में इतना प्रभावी है, और इस देश का यदि सत्यानाश किया है तो जाति ने किया है, जिसे जाति और धर्म की वजह से। दूसरी बात में युवाओं की चल रही है, युवाओं की मानसिकता देख करके मुझे इतना ताजुब हो रहा है कि इनको अपनी बर्बादी का ही पता नहीं है। ये देश फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, अब इनको ये पता नहीं देश किसी भूभाग का नाम नहीं है। एक मिनट के लिए, देश किसी भूभाग का नाम नहीं है। आपको पता है, ये जो सरकारें आपके लिए बैरियर का काम कर रही है, मैं कांग्रेस बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ, ये बैरियर का काम कर रही है। आप लोगों को कहाँ करे बर्बादी का। 1 महीने के लिए आप इनको नेट बंद कर दीजिएगा, ये देश अराजकता की ओर बढ़ जाएगा, सारे दंगे होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी सरकारों की, सरकार कोई भी नहीं चाहती कि युवाओं को, इन्होंने ह्यूमन पावर को बर्बाद करने के लिए जितने सोर्सेज इन्होंने लगाने चाहिए वो सारे लगा रखे हैं। ह्यूमन पावर, और देश में जो वो देश सबसे दुनिया में आगे बढ़ेगा जिसको ह्यूमन पावर को सही यूटिलाइज किया जा सके।
मेरा तो यही है कि जो भी करें आप अपना देखें, आप अपने को बेहतर कर पाए। आप मैं एक बात कर रहा हूँ, एक जो आम आदमी है वो कहता है मैं मंदिर और मस्जिद भगवान की रक्षा कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए लड़ रहा हूँ, मैं मेरे धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। उस मूर्ख को ये पता नहीं कि यार भगवान जिसको आप सर्वशक्तिमान मानते हो उसकी तुम क्या रक्षा करोगे। उसी तरीके से युवा कह रहे हैं ना, हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं। अरे तुम उनके खिलौने हो, अपना देखो, बर्बादी की ओर जा रहे हो। ठीक है, और भी बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब वो वोट देने जाएंगे तो एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा चल रही है फर्स्ट टाइम वोटर्स की। 56 लाख नए मतदाता सूची के अंदर नाम जुड़े हैं और इन पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है। मेरे इस तरफ भी जो है वो नए यंग मतदाता हैं। आप खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए और सवाल वही है आपसे कि जब आप इस बार वोट करने जाएंगे, उत्साह होगा आप में वोट करने का? जब आप इस उत्साह के साथ वोट करने जाएंगे तो पार्टियों के मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, उनका पुराना कार्यकाल देखेंगे 5 साल का, या फिर आपकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन है जिनको लेकर आप जो है वो वोट करेंगे? मेरा मुद्दा मेन रोजगार का रहेगा। जैसे कि अब आए दिन साल दर साल रोजगार कम होते ही आ रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं उनके जैसे पेपर लीक होने, उनको कट ऑफ ज़्यादा जाना, मतलब जो एग्ज़ाम भी करवा रही है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रहे। जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं उनको वो फल भी पूरा नहीं मिल पा रहा। तो आप जो है वो रोजगार आपके लिए प्राथमिकता पर रहेगा। आपके आगे और भी हैं? कांग्रेस सरकार ने जो किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी और ये कहा था कि अगर जीतने के बाद 10 दिन के अंदर अगर कर्ज माफ़ी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री को हटा देंगे। तो ये बताएं कांग्रेस सरकार की कितने किसानों का कर्ज माफ किया है उन्होंने? ठीक है, आप भी नौजवान हैं, वोट करने जाएंगे? जी बिल्कुल, एक्साइटमेंट है वोट करने का? बिल्कुल सर, और बिल्कुल एक बार फिर हम मोदी सरकार को ही चुनना चाहेंगे क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। रोजगार भी एक अपनी पहचान है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। और इसमें मोदी सरकार ने बिल्कुल एक जो जनता का चाहिए कि भाई जनता को क्या चाहिए, उनके सैनिक की सुरक्षा, उनके देश की सुरक्षा, उसमें ये बिल्कुल सफल रहे। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ दोनों सरकारों से कि सारे के सारे बोलते हैं कि हम नौकरी दे देंगे। सो अगर हमारी जनसंख्या का आंकड़ा लगाया जाए तो 131 या 121 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है। सो आप कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली नहीं है कि आप सबको जॉब दे दें। ये पॉसिबल थिंग ही नहीं है कि आप सबको जॉब दे पाएँ। तो आप ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे कि हम जिस चीज़ में परफेक्ट उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। आज रोजगार का मतलब बस ये है कि नौकरी, आज सबका मतलब बस एक ही चीज़ बता गया है कि नौकरी, हमें नौकरी मिल जाएगी। और सारा जितना भी मैं अपना क्राउड देखता हूँ या यूथ देखता हूँ, मेरे फ्रेंड्स देखता हूँ, आज सब उसके पीछे लगे हुए हैं कि मेरे को नौकरी चाहिए। सो आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो अगर उस पर वर्क करो तो वो ज़्यादा बेस्ट हो रहेगा और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाओ, आप ये कहना चाह रहे हैं? आर्ट इतनी बड़ी चीज़ है, मगर आर्ट के लिए आज यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि मतलब ऐसा मैं देखने को नहीं मिलता कि जयपुर में कई कल्चर है आर्ट का रिलेटेड है इंडिया में, क्योंकि आज कोई बात ही नहीं करता इस चीज़ को। और हम जहाँ तक देखा जा रहा है हम इस चीज़ से ही दूर हो रहे हैं। ठीक है, स्कूलों में फीस बहुत ज़्यादा है, तो इस मुद्दे के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है? ठीक है, आप रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा इस बार होना चाहिए। अब देवेन, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटता हूँ, माइक जरा सा आप आगे कर दीजिए। देवेन, जो चर्चा का सार जो निकल कर सामने आ रहा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो क्यों बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये मेरा आपसे सवाल। देखिए, अभी हमने कई युवाओं को सुना और में से कई ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया। मैं आप सबसे एक ही अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इनकी मार्केटिंग में मत जाइए। आप खुद सक्षम हैं, आप आंकड़े निकालिए कि क्यों 1971 के बाद से 2018 तक न्यूनतम रक्षा बजट घोषित किया गया। इसका आप खुद देखिए। एक तरफ बात होती है आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो फिर क्यों हमारे सैनिक भाइयों को, हमारी आर्मी को सबसे कम बजट अलॉट किया गया है? क्यों मॉडर्नाइजेशन अभी तक अटका हुआ है? आप जॉब्स की बात भी हम लोग कर रहे थे, जॉब्स के अंदर क्यों 6.1 की बेरोजगारी, जो कि रिकॉर्ड है पिछले 30 से 40 साल के बीच का, इसके ऊपर आप बात कीजिए। आप बात कीजिए कि कितने युवाओं को इनकी क्रेडिट स्कीम्स के तहत लेके आया गया है। ये लोग बोलते तो हैं कि हम लोग मुद्रा लोन वगैरह देते हैं, उसका एवरेज कितना है? ये लोग बोलेंगे 3 से लेकर 5 लाख 10 लाख। आप खुद जाइए, आंकड़ों को आप देखिए। अगर आंकड़े कहीं जारी नहीं हो रहे हैं, उसका आपको पता लग जाएगा कि आंकड़े किसके दबाव में जारी नहीं हो रहे हैं। अभी एक हमारे दोस्त ने ये मुद्दा उठाया कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको दबाव में लाकर पूरी तरह से इन लोगों ने डिस्ट्रैक्ट किया है, डिस्टर्ब किया है, चाहे तो रिजर्व बैंक हो, एनएसएस हो, ईडी हो, सीबीआई हो और अब चुनाव आयोग। यहाँ तक कि इन लोगों ने युवाओं की मानसिकता को बदलने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री को भी निचोड़ा है। और अभी तो इन्होंने एक टीवी भी सबके सब्सक्राइबर चैनल्स प्लान्स में जोड़ दिया है।
बिना किसी को पता लगे सबके डिश टीवी DTH सर्विसेज के ऊपर नमो टीवी चल रहा है, जिसका प्रसंज्ञान अभी ईसी ने ले लिया है। तो इतनी सारी बातें हो रही है, जाहिर सी बात है जो युवा वोटर्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट होंगे। हमें कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक 18 से 21 साल तक का युवा इतना सारा प्रचार देख के भ्रमित हो सकता है। मैं फिर से यही कहूंगा, आप आंकड़ों पर जाइए और क्यों आप ये अपने नए मैनिफेस्टो में जॉब्स की, एम्प्लॉयमेंट की, बेटर क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फेयर अपॉर्चुनिटीज की बात ये क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसको देख के अपना निर्णय लें। ठीक है अमित, महत्वपूर्ण सवाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दा है। यकीनन जॉब्स की बात को लेकर बार बार जो है ना केवल नौजवान यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जो मैनिफेस्टो आपने इस साल जारी किया है, इन चुनाव के लिए जारी किया है, उसके कंपैरेटिवली, उसके तुलनात्मक जो आपने पहला मैनिफेस्टो जारी किया था 2014 का, उसमें रोजगार को लेकर आपने कई दफा बातचीत की थी, लेकिन इस मैनिफेस्टो से वो वादे गायब है। सभी युवाओं की बात लगभग आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, सबने भी सुनी। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो 2-3 आए हैं, रोजगार निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महिलाओं की सुरक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बेहतर शिक्षा के लिए हमने क्या किया मैंने आपको पहले बता दिया। आप ये देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही कि 135 करोड़ लोगों के देश में 4 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं है। अब देश में युवाओं को 17 करोड़ लोन दिया गया। आप अगर बात करेंगे सड़क के निर्माण की, कांग्रेस के शासनकाल में 7 किलोमीटर पर डे सड़क बनती थी, हम उसको 28 किलोमीटर पे ले गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर 28 किलोमीटर सड़क बन रही है तो सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप बात करेंगे रेलवे के ट्रैक के विद्युतीकरण की, रेलवे ट्रैक के ब्रॉडगेज होने की, तो आप देखिए जितना कांग्रेस शासनकाल में होता है उससे पर डे की बात की डबल हमने रोडवेज का ब्रॉडगेज किया और विद्युतीकरण किया। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कृपया करके व्हाइट कॉलर जॉब पे बोले। मैं एक चीज आप सड़क बनाने वाले मैं रोड बनाने वाले सरकारी नौकरियों पर भी बताइए। मैं एक बात बता रहा हूँ, 80 लाख नए PF अकाउंट खुले। PF अकाउंट कब खुलते हैं? जब लोग नौकरी में होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिमोनेटाइजेशन की वजह से 21 लाख सैलरी उनको बैंक के थ्रू दी गई, उसकी वजह से EPF होगा, उसका क्रेडिट आप ना लें। और अगर आप बात करेंगे उसमें 2 करोड़ जॉब्स भी गए थे। सुनिए, और बार बार ये जो बीच में एक पकोड़ा तलने की या उनको अपमानित करने की बात आती है। अभी 4 दिन पहले आप देखिए रिजल्ट आए हैं, हमारे झुंझुनू के 2 बच्चे जो कुमावत हैं, दोनों भाई हैं, दोनों आईएएस में सेलेक्ट हैं। उनकी माँ क्या करती है? उनकी माँ सिलाई कढ़ाई करती है, घरों में जा जाके लोगों के कपड़े सिलती है। एक बच्चा जो IAS बना है उसका फादर क्या करता है? वो मजदूरी करता है। तो आप किसी को अपमानित करने का प्रयास मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करके अपना घर पाल रहा है, कोई नहीं रही है, कमजोर नहीं है। देश में चोरी करना अपराध है, ईमानदारी से रोजगार करना अपराध नहीं है। कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? महिला, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय नहीं, आप कम से कम सबका समय बर्बाद ना करें। नहीं, सबका समय बर्बाद होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का इशू बार बार आया है। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला किसी के, शांति से मैंने बात सुनी। मैं कह रहा हूं कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और पुरानी राजनीतिक पार्टी रही है, निश्चित रूप से रही है। लेकिन आप ये बताइए, क्या वो कांग्रेस है जो इंदिरा गांधी जी ने 71 के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान को अलग कर दिया? आप कैसी बातें करते हैं? आप कहते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को संशोधन किया जाएगा, आप कहते हैं 124A को हटाया जाएगा, देशद्रोह की धारा को। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है कि आप लोग जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसको कंसीडर करने का अधिकार दिया गया है। मेरी बात सुनिए, आप बरगलाने वाली बात कर रहे हैं। करिए वोटों के लिए, जो आपको कहना है कहिए। बीजेपी पर जितना आरोप लगाना है लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी, आपका काम आरोप लगाने का। कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ मत कीजिए, मेरा आपसे आग्रह है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आप हम सबको एक होना चाहिए। हम सबको मिलकर इस देश को शक्तिशाली बनाना है, हमारी सेनाओं को शक्तिशाली बनाना है, हमारे देश के युवाओं को राष्ट्रीय गौरव का अनुभव कराना है। ठीक है अमित जी, लंबा हो रहा है। अमित जी लंबा हो रहा है, अपने आप में इशू है। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इतने रोजगार जनरेट किए। अमित जी माइक जरा सा पीछे करिए, एक नौजवान और है। मैं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार से सामना करना चाहता हूं, वो हाई कोर्ट तक गई और वो फीस वापस ले आई और परिवारों के और जो पेरेंट्स थे उनने उनको धन्यवाद दिया क्योंकि वहां फीस कम करवाई थी। आज यहाँ बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में क्या कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे ये क्या कर रही है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। आप बताइए। शंकर बताइए, सवाल आपसे भी है, सवाल देवेंद्र आपसे भी है। शंकर आप जवाब दीजिए और बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं तो पहले देवेंद्र जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। देवेंद्र जी ने अभी कहा कि अलवर में 4 बच्चे बेरोजगारी की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। अब देखिए, पूरे राजस्थान भर के चुनाव में इन्होंने कितना झूठ बोला।
एक बच्चा 17 साल का था, एक 19 साल का था, एक 20 साल का था। अरे भैया, जो स्कूल से कॉलेज में गए हैं वो बेरोजगार कहाँ होंगे? उनके पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम नहीं कहते हैं, आप रिपोर्ट देखिए। आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो बोल रही है, दूसरी चीज, हाँ, राष्ट्रीय लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आप कहाँ लेके जा रहे हैं बात को? आप फिर मुद्दे को भटका रहे हैं। 2018 तक का बजट देखिए। मैं कह रहा हूँ 2014 से लेके 4 से लेके 2014 तक का देखिए। 48 शहरों में बम धमाके हुए, 2100 लोग मारे गए, 4000 लोग घायल हो गए, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का कोई काम नहीं किया। शंकर, फर्स्ट टाइम वोटर की बात हो रही है। शंकर, देवेंद्र खड़े हो जाइए आप। यहाँ पे अभी युवाओं का मुद्दा है, लेकिन आप बातें सुनिए हमारे कांग्रेस और भाजपा के साथियों की। कांग्रेस वाले जो हैं वो पकोड़े तलने की बात कर रहे हैं, तो भाजपा वाले जो साथी हैं, वो बात ही नहीं सुनना चाह रहे। यही तो बड़ी बात है ना। इस शोरगुल में युवाओं के, इस चुनावी शोर में युवाओं के मुद्दों को दबाया जा रहा है। इस चुनावी शोर में युवाओं के मुद्दे दबाए जा रहे हैं। आवाज ऊंची कर करके युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। सबको नजर आ रहा है। नहीं, अभी आप लोग देखिए ना स्वामी, अभी जनता सब देख रही है। सर मेरे को एक बार बात नहीं रखनी। भाई मैं एक मिनट आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके पास। देवेंद्र मैं फिर आऊंगा। एक मिनट बात रख लीजिए। जनमंच में चर्चा जारी करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर और नौजवान मतदाता यहाँ पर मौजूद है। सर माइक जरा सा आगे कर दीजिए, बहुत संक्षेप में। आसिफ जी, जिस प्रकार से सभी युवाओं ने अपना विषय रखा, निश्चित रूप से आज का युवा बहुत समझदार है। वो उस परिपाटी पे चलने वाला नहीं है जिस परिपाटी के ऊपर 60 साल देश चला। आज का युवा समझदार है, वो युवा सब समझता है। जब से देश आजाद हुआ, जब से देश आजाद हुआ, कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में कौन लेके गया? आज 72,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना के कब्जे में कैसी चली गई? आज शिमला समझौता कैसे हुआ? ये तमाम चीजें आज का युवा समझदार है। और आने वाले इस लोकसभा चुनाव के अंदर देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए युवा मतदान करेगा और निश्चित रूप से राष्ट्रवाद को चुनेगा। एक तुष्टीकरण जिसने सबसे ज्यादा इस देश के अंदर सबसे ज्यादा किसी को लड़ाने का काम किया, जातियों को लड़ाने का काम किया। मोदी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। अच्छा, वो चौकीदारी की बात करते हैं तो राफेल घोटाला हुआ, उसकी फाइलें कहाँ चोरी हो गई? मोदी जी क्या उस टाइम चौकीदारी नहीं कर रहे थे क्या? ठीक है, आप संक्षेप में, समय 30 सेकंड। युवाओं ने तो इनको मजाक बना रखा है। एक कहता है कि मैं आपको बेरोजगारी बता दूंगा। कौन सा युवा यहाँ पे जो बैठा है वो हाथ खड़ा करे कि मैंने बेरोजगारी बता देने के लिए इतनी मेहनत की है, पढ़ाई की है, कोर्सेज की है। दूसरी बात, एक कहता है कि पकोड़े तलिए 200 रुपये मिलेगा, 100 रोजगार है वो। अब इनको ये कीजिए 200 रुपये पर डे मतलब 6,000 रुपये महीने के। अरे भाई 6,000 में आज झाड़ू पोछे वाली आती है यार। आप कहना क्या चाहते हो? इस देश को ले जा किस ओर रहे हो यार? थोड़ी बहुत आप ये जो फर्जी राष्ट्रवाद ये जो डाल रखा है ना, आप जब आपके पास माइक है इसका जवाब दे देना। अब इसको एक मिनट ये जो फर्जी राष्ट्रवाद जब माइक लगा आए तो रखा जवाब दे है, देना। शायद मेरी गारंटी है इनका राष्ट्रवाद इनके पूछिए कि आपने राष्ट्रवाद के नाते क्या किया है। अब आप इसका जवाब दे दीजिए, आप ही के पास माइक है। अमित, देखिए, ये सरकारें और ये जो लोग यहाँ बैठे हैं और बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ते से क्या होगा। इन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि न्यूज़ 18 ने हमारे लॉ कॉलेज इवनिंग सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले अभिजीत जी, जो कि धौलपुर के निवासी हैं और वो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे जाके पूछिए कि बेरोजगारी भत्ता कहाँ काम आएगा। जो इंसान सुबह भीख मांगता है और 10 से 12 कॉलेज जाता है, उसके बाद आके जनता स्टोर पे वो आदमी भीख मांगता है और पढ़ाई कर रहा है सिर्फ इस उम्मीद में कि वो आगे जाके वकील बन के खुद के मुकदमे खुद लड़ सके, उस आदमी से जाके पूछिए, गहलोत जी से जाके पूछिए। जब गहलोत जी हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में आए, हमने काले झंडे दिखा के विरोध प्रदर्शन किया, ये लोग तब इनके कानों में जू नहीं रहेंगी और ये बात करते हैं आंकड़ों की। अरे भैया, हमें पता है आप कौन से आंकड़ों की बातें करते हो। आपके बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले, उनके आंकड़ों के आपको खुद को आज तक सच्चाई नहीं पता। आप आंकड़ों की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है और जल्द से जल्द जो बेरोजगार लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दीजिए आप। ठीक है, आप देखिए, मेरे मित्र ने जैसे कहा कि बार बार राफेल घोटाले की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार राफेल घोटाले की जो कीमत है उसको बदल रहे हैं। अभी माननीय आए थे, उन्होंने 1600 करोड़ रुपए बता दिया, कभी 1600 बता देते। पहले आप ये जज करिए कि राफेल का घोटाला कितने का है। आप समझिए बात, फर्स्ट टाइम वोटर की बात हो रही है। देवेंद्र, अब आप सब लोग इस चर्चा से साफ हो गया है कि कैसे ये लोग एक्सपर्ट हैं मुख्य मुद्दों को गौण करने में। कोई भी मुद्दा आप उठा लीजिए, आम जनता है, आम जनता है, आम कार्यकर्ता है, आम व्यक्ति है, या तो राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ वाला वोटर है,
ये फर्स्ट टाइम वोटर है। ये आपकी पॉलिसी जो है वो अब चलने वाली नहीं है। देश का युवा, देश का नौजवान अब समझदार हो चुका है। देश का युवा समझ चुका है, देश का युवा समझ चुका है। आपने हिंदुस्तान के लोगों को भड़का करके 55 साल राज किया, आपने 55 साल। देश का युवा अब आपसे, आप मुझे बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इनको शाबाशी देंगे क्या? राफेल घोटाले की क्या शाबाशी दें? आप राहुल गांधी जी के लिए कह रहे हैं कि मुद्दा उठा रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने फाइल चोरी हो गई, फ्रांस की गवर्नमेंट ने इसको मान लिया, तो क्या हम लोग इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे? एक विपक्ष का काम यही होता है, सच्चाई देश के सामने लेके आना, पाकिस्तान है, सच्चाई देश के सामने लेके आना। पाकिस्तान के अंदर बिना बुलाए बिरयानी खाने मोदी जी गए थे, कांग्रेस पार्टी के उसके बाद आप बात कर रहे हो। यही तकलीफ कांग्रेस आज पार्टी को है। पुलवामा अटैक हो गया, तब तक क्या सो रहे थे लोग? उसके बाद जैसे ही इलेक्शन आ गए तो इन्होंने पूरा माइलेज लेने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अमित, देखिए बहुत सारे इश्यूज बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। हमारे एक भाई ने राफेल की बात की। वैसे आज राफेल का विषय नहीं है और 18 साल के युवाओं की बात थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 2003 से सेना के आग्रह पर भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस प्रक्रिया को शुरू किया और उसके बाद हमारी सरकार चली गई। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। 2012 में सभी तरह की रेटें सब चीज़ें फिक्स हो गई। उसके बाद में उसको वापस कैंसिल कर दिया गया। अब कैंसिल क्यों कर दिया गया? सारे देश को पता है कि कांग्रेस को आज तक रक्षा सौदों में कमीशन लेने की आदत है। बोफोर्स के मामले में मिशेल आ चुके हैं, क्वा चित्री आ चुके हैं। दूसरी बात, बार बार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए जिस पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं उनको समझना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी माताजी, उनके जीजाजी सभी लोग भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर चल रहे हैं। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 5 साल से प्रधानमंत्री रहे। पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदारी से परिपूर्ण सामाजिक जीवन है उनका। आपके कीचड़ उछालने से वो गंदे होने वाले नहीं है। देश की जनता को, देश के युवाओं को, देश की माताओं बहनों बुजुर्गों को, देश के किसानों को में भरोसा है और निश्चित रूप से मान के चलिए देश का नवमतदाता पूरी तरह से भाजपा को वोट करेगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अमित, इस कार्यक्रम में एक बुजुर्ग भी है पीछे, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। माइक जरा सा पीछे कर दीजिए। जी सर, आप काफी देर से चर्चा सुन रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आप खड़े हो जाइए, कैमरा उस तरफ है आपका। मैं ये युवाओं से ये पूछना चाहता हूँ, अपने जहाँ आपके मकान है आसपास में जाकर किस कॉलोनी में या जो कह रहे साहब शिक्षा पे ये हुआ, आपने कब तक कहा कि बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें? कांग्रेस जितना भ्रष्टाचार फैला है उतना कहीं नहीं फैला। आज जो काम होता है ऑफिसों में केवल, ठीक है, हो गई आपकी बात। दूसरा, आज और लिखो, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों भारत छोड़ के भगेंगे। इधर दीजिए माइक, इधर। जो युवा है उससे मैं यही कहूंगा, इस बार जब चुनाव में जब आप जाएं तो हकीकत पे वोट दीजिए। ये फेसबुक व्हाट्सएप पे जो फर्जी खबरें चल रही हैं इन पे देख के वोट ना दीजिए। अपनी नौकरी कितनी मिली, रोजगार कितना मिला, वो देख के वोट दीजिए। अपने गांव के सरकारी स्कूल को देख करके वोट दीजिए कि कितने उस सरकारी स्कूल को बेहतर किया पिछले 70 साल में आई कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने। इस बार 56,08,672 नए मतदाता जुड़े हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सभी सियासी दलों की नजर इन आधा करोड़ से ज्यादा वोटर्स पर रहेगी और न्यूज 18 की मुहिम भी है कि इस बार मतदान अवश्य करें, सोच समझकर करें और अपने लिए सही प्रतिनिधि का चुनाव करें। और ये नौजवान वोटर जो है न केवल प्रदेश बल्कि देश को बदलने की भी ताकत रखते हैं और देखेंगे कि ये 56 लाख वोट के जो नतीजे आएंगे वो किस तरफ आएंगे और कैसे आएंगे। जनमंच में फिलहाल इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।